हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित का नमूना प्रश्न पत्र मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं, जो कि अभी अभी जारी हुए हैं परीक्षा 2023 के लिए। विषय गणित है, कक्षा 8 का ये मॉडल पेपर 80 नंबर का ये पूरा पेपर होगा, यानी कि पूरे सिलेबस में से अपने को पूछा जाएगा और समय है वो 2 घंटे और 30 मिनट का दिया जाएगा। पहले 1 से जो 6 प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑप्शनल तरीके के होंगे। पहला प्रश्न है संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम है, यानी कि मल्टीपल इनवर्स इसके अंदर अपने को बताना है -13 का। तो ये इसका जो गुणन प्रतिलोम अपने बताना है तो इसका आ जाएगा 6 नंबर, यानी कि 1 और बटे में -13। इस गुणन प्रतिलोम की जगह पे अपने को व्युत्क्रम भी लिखा हुआ प्रश्न के अंदर आ सकता है, व्युत्क्रम या सीधा इनवर्स, तो इसको भी अपने 1 बटे -13 लिख देना है। दूसरा प्रश्न है संख्या 9 की घन संख्या होगी, यानी क्यूब नंबर ऑफ नंबर 9 इज, तो इसका अपने को घनमूल घन बताना है। 9 का घन अगर अपने करना चाहें तो घन का मतलब हो गया 9 इंटू 9 और इंटू में 9, यानी कि 3 बार 9 9 का आपस में गुना करें तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 729। तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है वो बताना है। साधारण ब्याज करने का, देखिए सिंपल इंटरेस्ट बताने का जो फॉर्मूला है वो अपने को बताना है। तो ये जो अपना हो जाएगा मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100, यानी कि जो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन में 100। चौथा प्रश्न है 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 रुपये है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य बताना है। प्राइस ऑफ 5 kg शुगर इज़ ₹240, देन प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज़, तो इसको अपने 5 से भाग कर देंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 240 के अंदर 5 का भाग देना है। 240 को 5 से डिवाइड करके इसका जो उत्तर आ जाएगा वो 48 आ जाएगा, यानी कि 240 में अपने को 5 से भाग देना है, डिवाइड करना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्विपद व्यंजक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज, जो अपने को दे रखा है इसमें से कौन सा द्विपदीय व्यंजक, तो द्विपदीय जो व्यंजक वो अपना ब नंबर आ जाएगा। इसमें एक पद है, इसमें 3 पद आ रहे हैं और ये समान है, 5x और 2x ये समान है, ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के अंदर ही x है, तो अपना ये ब नंबर आ जाएगा। छठा प्रश्न संख्या 6, चतुर्भुज के सभी अंत्य कोणों के मापों का योग सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज, तो इसका होता है 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के सभी अंत्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर घन प्राप्त हो जाए, यानी कि अपने को परफेक्ट क्यूब इसके अंदर बनाना है। 200 को 200 को परफेक्ट क्यूब, तो इसको करने के लिए सबसे पहले अपने 200 के इस तरीके से अपने गुणनखंड कर लेंगे, इसके मल्टीपल्स अपने कर लेंगे। 2 से करें 100 आ जाएगा, फिर 2 से करने पर 50 आता है, उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 को फिर 5 से करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 को 5 से करेंगे तो 1। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे 200 के अभाज्य गुणनखंड वो लिखने हैं। 200 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार है, फिर 5 जो है वो 2 बार है। अब इसमें जो अपने को घन प्राप्त करना है, परफेक्ट क्यूब करना है, तो इसमें 3 संख्याओं के अपने को जोड़े बनाने हैं, लेकिन 5 का एक जोड़ा कम है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, तो 5 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये 200 है,
वो क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। यानी कि 200 और इंटू 5 करें तो ये अपने पास आ जाएगा 1000। इसके बाद आठवां प्रश्न है। आठवें प्रश्न के अंदर इस दोनों जो अपने को दे रखे हैं व्यंजक, इन दोनों का आपस में गुणनफल करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीपल इनका करना है दोनों का। तो यहाँ पे -4q को अगर अपने 7pq के साथ अगर गुणा किया जाए तो 4 का 7 के साथ जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और p का p आ जाएगा और q स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से ये q को जब q से अपने गुणा करते हैं तो q की स्क्वायर हो जाती है। नौवें प्रश्न के अंदर किसी समबाहुभुज के एक बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या होगी। हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल है वो 45 दे रखा है। तो यहाँ से अपने को भुजाओं की संख्या बतानी है, तो यहाँ लिख देंगे भुजाओं की संख्या या नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या, और इसके बराबर में आ जाएगा 360 डिग्री, और इसका जो एंगल अपने को दे रखा है, कोण दे रखा है 45 डिग्री का, उससे अपने भाग दे देंगे इसके अंदर तो भाग देने पर अपने पास आ जाएगा 8। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएंगी। 10वें प्रश्न के अंदर दी गई आकृति ABCD का परिमाप अपने को बताना है। तो ये जो आकृति अपने को दे रखी है ये आयत की आकार की आकृति है, यानी कि आयत का परिमाप अपने को बताना है। तो इसका जो परिमाप का सूत्र है यहाँ लिख देंगे, आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का सूत्र लगा देंगे यहाँ से अपने 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यानी कि 2 इंटू L प्लस B। तो ये दे रखा है 2 गुणा लंबाई अपने को दे रखी है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 7। 9 और 7 को प्लस करें, दोनों को जोड़ें तो 16 होते हैं। 16 को अगर 2 के साथ गुणा कर दें तो 32 सेंटीमीटर अपना क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। तो इस तरीके से 9वें प्रश्न के अंदर अपने को आयत का परिमाप निकालना है। आयत के परिमाप का सूत्र लगा के इसमें लंबाई और चौड़ाई जो दे रखी है वो रख के और उसको अपने सॉल्व कर देते हैं। आगे 11वें प्रश्न के अंदर दी गई आकृति में एक लाल सेब यानी कि रेड एप्पल प्राप्त करने की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो अपने को बतानी है। तो सबसे पहले अपने देख लेंगे कि जो लाल सेब है, जो रेड एप्पल है, वो कितने हैं। तो रेड देखें यहाँ पे 1 हो गया, फिर दूसरा है, तीसरा है, तो 4 यहाँ पे क्या है, रेड एप्पल हैं। और ग्रीन जो अपने को एप्पल दे रखे हैं वो 3 हैं। और यहाँ से कितने आ जाएंगे, टोटल अपने पास जो आ जाएंगे कुल जो एप्पल हैं वो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इसके बाद लाल सेब आने की प्रायिकता लिखनी है। लाल सेब आने की प्रायिकता की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल। तो इसका जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जो सूत्र है वो अपने लगा देंगे कि संभव परिणाम और बटे में कुल परिणाम लिखने होते हैं। संभव परिणाम और बटे में कुल परिणाम। तो जो संभव परिणाम अपने पास दे रखे हैं, जो अपने को संभव परिणाम है, यानी कि वो तो हो जाएंगे, लाल सेब है तो लाल 4 हो जाएंगे और कुल परिणाम है 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/7 आ जाएगा। इसके बाद 12वें प्रश्न के अंदर अपने को सत्य असत्य ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो पहला दे रखा है संख्या जो दे रखी है वो 2 से विभाज्य नहीं है। तो जिसका जो इकाई का नंबर होता है, इकाई का जो नंबर होता है, अगर वो इकाई के नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से उसमें भाग जाता है, तो उस पूरी संख्या के अंदर ही 2 का भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पे लास्ट में अपने को 4 दे रखा है। 4 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या होने के कारण यहाँ पे 4 में 2 का भाग जाएगा।
अब 4 में जाएगा तो पूरी संख्या के अंदर ही 2 का भाग जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि विभाज्य नहीं है, मतलब ये क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है। दूसरा है संख्या 9 से विभाज्य होगी, तो इसके जो अंक अपने को दे रखे हैं, इसके जो डिजिट अपने को दे रखी है, उन डिजिट या अंकों को अपने प्लस करके देख लेते हैं। अगर प्लस करने पर वो 9 की टेबल वाला आता है तो उसमें 9 का भाग जाएगा, यानी कि 5 और 1 6 हो जाएंगे, 6 और 2 8 और 8 16, 16 और 7 अपने पास होते हैं, 16 और 7 हो जाएंगे 23, 23 और 5 हो जाएंगे 28, 28 9 के पाड़े में नहीं आता, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है, वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी, तो ये सत्य है। 2 और 6 का 2 और 3 का जिस संख्या में भाग जा रहा है, तो उसमें 6 का भाग भी जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है, संख्या 6 प्लस x का गुणज 9 है, यदि x का मान 2 है, तो इस x का मान अगर अपने 2 रखें, इस x की जगह पे 2 रखें, तो इसका जो योग जो है वो 8 आता है। अब 8 9 के पाड़े से विभाजित नहीं होता, तो ये भी क्या है, असत्य हो जाएगा। इसके बाद 13वां प्रश्न है, जिसमें दिए गए ठोस के लिए 2 दृश्य अपने को दिए गए हैं राइट चित्र के अंदर नीचे। प्रत्येक ठोस के संगत, यानी कि उस चित्र को ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा और उसको साइड में से देखने पर कैसा दिखेगा, तो उसके अपने को सही उत्तर बताने हैं। कि जैसे कोई भी अपने घर के अंदर कोई डिब्बा होता है, अब इस डिब्बे के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा हुआ है, अगर इसको अपने ऊपर से देखेंगे तो देखने पर कैसा दिखेगा अपने को, और सामने से देखने पर कैसा लगेगा। यानी कि अगर 5 किलोग्राम का कोई बाट है, तो उस 5 किलोग्राम को बाट को अगर अपने ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से देखने पर तो अपने को सिर्फ ये 5 किलोग्राम ही दिखेगा ऐसा लिखा हुआ। अगर उसको अपने साइड से देखेंगे, साइड से देखने पर ये साइड वाला हिस्सा ही दिखेगा। तो वही इसके अंदर अपने को बताना है। ये डायग्राम दे रखे हैं कि इसको ऊपर से देखने पर कैसा दिखता है और सामने से देखने पर कैसा दिखता है। तो इसमें अपने को जो खाली स्थान दे रखे हैं उत्तर, उसमें भरना है कि जो ऊपर वाला कौन सा है और पार्श्व कौन सा है। फिर 14वें प्रश्न के अंदर 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले को वृत्त के अंदर इसमें दर्शाया गया है। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले इसमें देखें, गति सीमा से अधिक वाहन चलाने वाले लोग तो हैं 10% हैं। ट्रैफिक लाइट का नहीं जो पालन करते हैं वो 25% है। जेवरा पट्टी का पालन नहीं करते, यानी कि सड़क के ऊपर जो सफ़ेद पट्टियां से बनी होती है उसका पालन नहीं करते, वो 15 है। हेलमेट नहीं लगाने वाले वो 30% है। यानी कि टोटल क्या होता है, सारा का सारा ये 100% का व्रत होता है। तो इसमें से अपने को 10 का दे रखा है, 10 और 30 40 और 10 ये हो जाएंगे 50, 50 और 30 80% तो अपने को ये दे रखा है। बाकी का जो बच गया वो 20% क्या हो जाएगा, अधिक भार क्षमता वाले जो वाहन है, जो उसका भार ढोने का एक अनुमापन होता है कि इससे ज़्यादा वो भार नहीं ढो सकते, तो उससे अगर अधिक भार लेके जाते हैं, अपनी क्षमता से ज़्यादा भार लेके जाते हैं, तो वो हो जाएंगे अधिक भार क्षमता वाले 20% हैं। तो यहाँ से अगर अपने देखें प्रश्नों का उत्तर, अगर अपने देखें, सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत तो 20% होगा। इसको अपन लिख देंगे 100 और माइनस उन सभी को प्लस करके लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। उसके बाद है हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या और गति सीमा से अधिक वाहन चलाने वाले व्यक्तियों से कितनी अधिक है। तो दोनों की संख्या के अंदर अपने को अंतर बताना है, कितने का अंतर है। तो यहाँ पे अपने को एक तो हेलमेट नहीं लगाने वाले और एक गति सीमा से अधिक चलाते हैं जो, तो एक तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा जो विदाउट हेलमेट है, यानी कि 30%, और एक ज़्यादा गति से चलाते हैं 40%। तो इसमें अंतर देखें 20% का है। टोटल आदमी कितने हैं, टोटल जो है वो 400 हैं, तो अपने को 400 का 20% बता देना है। 400 का 20% यानी कि 400
इंटू 20 और बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो में से 2 जीरो में कट जाएंगी। 20 को 4 से गुना करेंगे, 20 चौका 80, यानी कि 80 व्यक्तियों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको अपने सॉल्व कर देना है। 15वें प्रश्न के अंदर अपने को ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से इसके उत्तर देने हैं कि AD के बराबर कौन सा, ये जो AD भुजा है इसके सामने वाली भुजा BC यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद फिर कोण पूछा है DCB, तो कोण अगर अपने बनाए यहाँ से DC और B, यानी कि ये कोण हो गया, तो इसके सामने वाला ये कोण होगा। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, इसको अपने नाम दे सकते हैं BAD। तो ये BAD यहाँ पे अपने को लिख देना है, कोण BAD। उसके बाद तीसरा OC है, तो OC जो विकर्ण है, इस OC विकर्ण के सामने क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। फिर चौथे की अगर बात करें कि DAB, तो DAB जो अपना एंगल बनता है, DAB की बात करें, ये DAB हो गया। और प्लस में CDA, CD और A, यानी कि ये दोनों आसन कोणों की बात हो रही है। ये दोनों आसन कोण किधर हो जाएंगे, इन दोनों के बराबर होंगे, यानी कि इस कोण के और इस कोण के बराबर। तो आसन कोणों का जो युग्म होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि दोनों का योग कितना, तो आसन कोण है ये, आसन कोण युग्म 180 डिग्री के होते हैं। इसके बाद खंड ब आता है, लघुत्रात्मक प्रश्न है जो अपने, इसमें 16वां प्रश्न है कि एक वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, और इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर अपने को दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल इस तरीके से आ जाएगा वर्ग मीटर के अंदर। और इसका सूत्र होता है भुजा की स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा की घात 2 आती है, भुजा का वर्ग आता है, ये इसका सूत्र का आ जाएगा। और भुजा के ऊपर से अगर अपने घात हटाएंगे, ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, तो इसके ऊपर वर्गमूल का निशान आ जाएगा। और 2304 का अपने को वर्गमूल निकालना है। इस तरीके से दो दो संख्याओं के जोड़े बना के, या फिर जो भागविधि से अपने वर्गमूल निकालते हैं, तो उससे इसका वर्गमूल निकाल के इसकी भुजा अपने को निकाल देनी है कि इसकी भुजा कितनी आती है। इसका आ जाएगा 48 मीटर है वो वर्ग की भुजा आ जाएगी। फिर घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात करना है। तो पहले देखें, जिसके ऊपर भी घात 0 है, जिसके ऊपर भी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो 3 की घात 0 का मान 1 हो जाएगा, 4 की घात 0 का मान 1 हो जाएगा, 5 की घात 0 का मान 1 हो जाएगा, और इसके ऊपर घात है माइनस की 1। अब कोष्टक के अंदर वालों सभी को अगर अपने प्लस करें 3 होता है, और 3 के ऊपर घात है माइनस की 1। अब माइनस की घात को प्लस का करने के लिए इसको बटे में लिखा जाएगा, यानी कि 1/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है 17वें का दूसरा पॉइंट, यहाँ पे देखें 2/3 की घात 5 है और 2/3 की घात 3 है। तो जब आधार एक जैसे हों, आधार दोनों के मतलब ये जो 2/3 है ये क्या है, इनके आधार हैं। जब आधार समान हो और बीच में भाग का निशान लगा हो तो घातें घटती हैं, यानी कि a की घात m और भाग a की घात n हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की घात m माइनस n हो जाती है। नहीं, घातें क्या होती हैं, आपस में घट जाती हैं, माइनस होती हैं जब बीच में भाग का निशान लगा हो। तो ये हो जाएगा 2/3 की घात 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2/3। 5 में से अगर अपने 3 घटाते हैं, माइनस करें, तो 2 आता है। तो ये आ जाएगा इसका 2/3 की घात 2, या इसको लिखना चाहें 2/3 गुना में 2/3,
यानी कि आ जाएगा 4 और इसके बटे में 9। तो ये इसका उत्तर अपने इस तरीके से निकाल देते हैं। फिर 18वां प्रश्न है, प्रमेय संख्या 2/3 तथा 3/5 के मध्य 4 प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है और उन्हें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, प्रदर्शित करना है। तो अपने को संख्या दे रखी है 2/3 व 3/5। दोनों को अपने ऐसी संख्या से, कोई भी ऐसी संख्या से गुना कर दें कि दोनों के नीचे वाले हर क्या हो जाएं, समान हो जाएं दोनों के। तो 3 और 5 का अगर अपने जो बटे में संख्या है, 3 और 5 का अगर अपने लसाअ निकालें, इसके अपने गुणनखंड करें, तो 3 और 5 का जो लसाअ आएगा वो अपने पास आता है 15। अब 15 को किसी भी संख्या से गुना कर दें, 4 अपने इसके बीच की संख्या निकालनी है तो किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, जैसे 8 से, 9 से, 10 से, कोई भी संख्या आप इसके साथ गुना कर सकते हो। 8 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। अगर अपने इसको 6 से गुना करेंगे 15 छिकी 90 आ जाएगा। कोई भी एक संख्या अपने ले सकते हैं। जैसे मैंने 6 से गुना किया तो ये बनते हैं 15 छिकी 90 बनते हैं। तो अब 2/3 है, इस 3 को अगर 30 से गुना किया जाए तो 90 हो जाएगा। जो अपना इधर निकाला है अपने लसाअ के अंदर 90, तो वो सभी दोनों संख्याओं के जो हर है उसको अपने 90 कर लेते हैं। तो 90 करने के लिए 30 से गुना करना पड़ेगा। एक तो ये बन गया अपने पास, और दूसरी संख्या जो 3/5 है, इसको अगर अपने 90 करना है तो इसको 18 से गुना करना पड़ेगा। 18 5 से 90 होते हैं, तो 18 दूना 24, 18 छत्ती 38 54 आ जाएंगे यहाँ पे। 18 3 54 और 18 5 से 90। दोनों संख्याओं के जो हर हैं वो क्या हो गए, समान हो गए। हरों को समान करना है। अब अपने 60/90 और 54/90 इन दोनों के बीच 4 संख्याएं लिख देनी है। तो ये हो जाएंगी 59/90। फिर अपने लिख देंगे 58 और बटे में 90। उसके बाद फिर 57/90। इसके बाद 56/90 और 55/90। अपने को 4 ही संख्या बतानी है, तो इस तरीके की 4 संख्या अपने ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी संख्या से अपने गुना कर सकते हैं, लसाअ लेने के बाद किसी भी संख्या से गुना करके, और इस तरीके से फिर उनका हर बराबर करते हुए बीच की जो संख्या है वो ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद 19वां प्रश्न है कि राम ने 10,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की जो शर्त है उस पे क्या लिए हैं, उधार लिए हैं। उधार लिया है। यदि यह धन सरल ब्याज पर लिया जाता, दोनों ब्याजों में कितना अंतर। यानी कि तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और एक सरल ब्याज निकालना है, और दोनों के अंदर अपने को अंतर बताना है। तो पहले इसके अंदर अपने जो मूलधन दे रखा है वो मूलधन लिखते हैं। मूलधन बराबर 10,000 रुपये। समय अपने को दे रखा है 2 वर्ष, और दर इसकी जो रेट है वो अपने को दे रखी है 10%। यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है और रेट दे रखी है। पहले अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो उसके लिए टोटल जो अमाउंट है वो निकालना पड़ेगा अपने को। यानी कि पहले मिश्रधन निकालना है, टोटल अमाउंट इसका ज्ञात करना है। तो उसके लिए सूत्र आ जाएगा मिश्रधन बराबर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और इनटू में 1 प्लस दर और बटे में 100 यानी कि 1 प्लस रेट अपॉन 100, और यहाँ पे आ जाएगा समय यानी कि टाइम। ये इसका सूत्र आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें अपने मान रख दें। मूलधन अपने को दे रखा है 10,000, 1 प्लस दर का जो मान है, दर अपने को दे रखी है 10 और बटे में 100, और समय अपने को दे रखा है 2। इस तरीके से इसमें मान रख देंगे। मान रखने के बाद 100 को 1 से गुना करें 100, और उसमें 10 जोड़ें तो 110 बनते हैं। और 110 जो इसके बनेंगे, यानी कि उसके बाद जो अगला स्टेप अपना आएगा यह आ जाएगा 10,000 और गुना में 110 बटे में 100 लिखना है।
110 बटे में 100 और गुना में फिर 110 और बटे में 100, बटे में 100 आ जाएगा इनके, क्योंकि ऊपर 2 लगा है तो 2 बार इसमें क्या लिखना है अपने को, गुना में लिखना है। तो इसके बाद अगर अपने देखें तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा अपना 10,000 आ गया था और गुना में 110 बटे में 100, 110 और बटे में 100, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये जीरो से ये जीरो, और ये 2 जीरो में से ये 2 जीरो में कट जाती है। इसके बाद अपने पास आता है 10 बच गए और गुना में 11 और गुना में 11 इनको अगर हल करें तो ये आ जाएगा अपने पास, 11 को 11 से गुना करें 121 और जीरो, यानी कि जो मिश्र धन है वो आ जाएगा 1210 आ जाता है। यहाँ से अगर अपने चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है वो आ जाएगा अपना मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन तो अपने पास आ जाएगा 1210 माइनस मूलधन अपने पास 1,000 रुपये आ जाएगा। मूलधन 10,000, तो यहाँ पे सॉरी 100 बचेगा अपने पास, 2 जीरो बची हुई हैं, तो ये आ जाएगा 12,100। तो इसमें से घटा देंगे, 12,100 में से अपने 10,000 घटाएं तो अपने पास आ जाएगा 2,100 रुपये। ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है 2,100 रुपये, क्या है अपना चक्रवृद्धि ब्याज है। अब इसके बाद अपने को साधारण ब्याज या सरल ब्याज इसका ज्ञात करना है। सरल ब्याज होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। तो पहले इस तरीके से इसको हल करके और उसके बाद अपने को निकालते हैं इसका सरल ब्याज। तो सरल ब्याज ज्ञात करने का सूत्र लगा देंगे पहले, सिंपल इंटरेस्ट अपने को फाइंड करना है। यहाँ पे सरल ब्याज आ जाएगा मूलधन और गुना में दर गुना में समय, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और बटे में 100। मूलधन अपने को दे रखा है प्रश्न में 10,000, दर दे रखी है 10% और समय 2 वर्ष का है और बटे में 1000। ये 2 जीरो में से 2 जीरो में इसकी कट हो जाएंगी। इसको हल करेंगे, 10 को 2 से गुना करेंगे 20, 20 को 100 से गुना करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2,000 रुपये। जो साधारण ब्याज है सरल ब्याज है वो 2,000 रुपये बन रहा था और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2,100 रुपये। तो दोनों में जो अंतर है, ब्याज में जो अंतर है वो कितना हो जाएगा 2,100, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, और 2,000 रुपये साधारण ब्याज सरल ब्याज, जिसमें 100 रुपये का क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हल कर देना है। आगे 20वां प्रश्न है, दो संख्याओं का योग अपने को दे रखा है। दो संख्याओं का योग 95 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो यहाँ लिखना है अपने को, माना कि पहली संख्या बराबर x है और उसके बाद फिर दूसरी संख्या वो 15 अधिक है। तो यहाँ लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर x प्लस 15। दोनों संख्याओं का योग, तो यहाँ आ जाएगा दोनों संख्याओं का योग ये आ जाएंगी 95। तो दोनों का योग अपने करना है। x और x हो जाएंगे अपने पास 2x और प्लस में 15 बराबर 95। अब लक्षांतरण करेंगे तो प्लस के 15 बराबर के दूसरी तरफ आएंगे तो ये माइनस के 15 यहाँ पे हो जाते हैं, यानी कि 95 में से अगर 15 माइनस करें तो अपने पास आ जाएगा 80, यानी कि यहाँ से इसके बाद हो जाएगा 2x बराबर 95 माइनस 15। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये 95 में से 15 माइनस करने अपने को
तो 80 आ जाएंगे, x बराबर आ जाएगा 40 बटे में 2, 40 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाता है। x का कितना मान आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कि पहली संख्या अपनी 20 है और दूसरी संख्या 15 अधिक है तो वो 35 है। सॉरी यहाँ पे 80 है, 80 में 2 का भाग देंगे 40 आएगा, यानी कि पहली संख्या 40 है तो दूसरी संख्या अपनी 15 ज़्यादा है तो 55 हो जाएगी। तो पहली संख्या 40 और दूसरी संख्या 55। 21वां प्रश्न है, माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि ट्रक की वही चाल है तो 5 घंटे में तय की दूरी अपने को बतानी है, यानी कि कितना वो डिस्टेंस कवर करता है इन 5 आवर्स के अंदर। तो पहले जो अपने को दे रखा है उसको हल करते हैं। 25 मिनट में 25 मिनट में तय दूरी, 25 मिनट में तय दूरी अपने पास आ जाएगी 14 किलोमीटर। अगर अपने मिनट को घंटे के अंदर चेंज करें या फिर यहाँ से अपने 1 मिनट का निकालने की, 1 मिनट में कितनी दूरी चलता है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में तय दूरी, तो 1 मिनट में निकालने के लिए 25 का अपने इसमें भाग दे देंगे, यानी कि 14 बटे 25 किलोमीटर। अब अपने को निकालनी है 5 घंटे के अंदर। तो 5 घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट हैं, तो 5 घंटे के अंदर 300 मिनट हो जाएंगे। 5 घंटे में 300 मिनट, तो यहाँ लिख देंगे 300 मिनट लिख दो या फिर 5 घंटे लिख दो में तय दूरी। तो यहाँ पे 14 बटे 25 और गुणा में 300। 25 के पाड़े से काटें, 25 से कम 25, 5 बच गए और 25 दूना 50, यानी कि अपने 14 को 12 से गुणा करके इसका आंसर आ गया है 12 चौके 48, 4 हंसल 12 और 4 16, यानी कि 168 किलोमीटर की दूरी है वो ट्रक तय कर लेगा। तो इस तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं, या फिर जो अनुपात और प्रतिलोम अनुपात वाली अपनी दे रखी है उस तरीके से वो सारणी बनाकर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है 13वीं प्रश्नावली में से। उसके बाद फिर निबंधात्मक है, इसके अंदर अपने को 22वें प्रश्न के अंदर एक फील्ड बुक दे रखी है, इसके अंदर अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो आकृति के अंदर दिखाया गया इस बहुभुज का अपने को जो क्षेत्रफल है वो निकालना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे अपने इसको देखें, तो जो पहली जो आकृति दे रखी है, पहली आकृति अपने को समलंब की दी है, तो इसमें पहले अपने समलंब ए बी सी का अपने निकालेंगे। यहाँ पे क्षेत्रफल ये दे रखा है ए बी सी और ये शायद पी, इसको अपने नाम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लिखेंगे समलंब ए बी सी पी का क्षेत्रफल, पहले ये लिखना है समलंब ए बी सी पी का क्षेत्रफल। इसका सूत्र लगा देंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणा में उनके मध्य की ऊंचाई या दूरी। सूत्र द्वारा से लिख लो कि समलंब क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और उनके मध्य की दूरी। तो 1/2 इनकी जो समांतर भुजाएं, जैसे ये 30 दे रखी है और ये 50, ये समांतर भुजाएं हैं, तो ये आ जाएगा 30 + 50 और गुणा में इनके मध्य की दूरी, तो ये दूरी है 0 से 50 तक है, तो ये हो जाएगी 50। उसके बाद 2 के पाड़े से काट देंगे, 2 एकम 2 और 25 दूना 50, इन दोनों को प्लस करें तो ये हो जाएगा 80 और गुणा में 25। 25 को अगर अपने 80 से गुणा करें तो 25 60 है 200, यानी कि ये 2000 वर्ग मीटर इसका क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 2000 वर्ग मीटर।
इसी प्रकार से जो ये आकृति आप देख रहे हो, ये जो आकृति है ये एक आयत की आकृति अपने को दे रखी है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। उसके बाद लिखेंगे पी सी डी ई का क्षेत्रफल, पी सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई इसकी 50 हो जाएगी और चौड़ाई यहाँ से 50 से 50 तक 100। तो ये वर्ग भी बनता है, वर्ग भी लिख सकते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। तो इसको जब कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 2500 वर्ग मीटर, ये इसका आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर अपने को ये 3 नंबर पे त्रिभुज का निकालना है और 4 नंबर पे त्रिभुज का, फिर सभी को प्लस कर देना है। सभी को बाद में अपने ये करना है, जो आकृतियाँ 1 2 3 4 है इनको प्लस कर देंगे, यानी कि 2000 2500, और त्रिभुज के जो आते हैं उनको भी अपने प्लस कर देंगे। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो अपना हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार इसका ये 40 है और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये 70 से लेकर 30 तक, 70 से 100 तक का, ये 30 की इसकी ऊंचाई हो जाएगी, 30 की। तो कट देंगे इसको, 20 के तक कट जाएगा, 2 के पहाड़े से 40 को काटें 20 तक, गुना कर दे तो ये हो जाएगा 600 वर्ग मीटर, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसका हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये कर देंगे 20, तो ये अपना कितना आ जाएगा 1400 वर्ग मीटर, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा। तो ये अपने निकाल देने सभी, इसका अपने पास 2000 आ गया, तो इसका 2500, इन सभी को अपने जोड़ देंगे, सभी को जोड़ने पर इस बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। इसके बाद इसके अथवा के अंदर अपने को दे रखा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, दूसरी विकर्ण का ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा में विकर्णों का गुणनफल, जहाँ विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ये इसका सूत्र हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का। इसका क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 240 बराबर 1/2, पहला विकर्ण दे रखा है 30 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण अपने को निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे दूसरा विकर्ण। ये 2 के पहाड़े से घट जाएगा, 2 एकम 2, 15 दूना 30 होते हैं, और यहाँ से आ जाएगा 240 बराबर 15 गुणा में दूसरा विकर्ण। अब ये जो 15 गुणा में है वो इसके बटे में चले जाएंगे, यानी कि विकर्ण, दूसरा विकर्ण बराबर 240/15 लिखना है अगले स्टेप में। दूसरा विकर्ण बराबर 240/15, 240 में 15 का भाग दे के अपने दूसरा विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद फिर जो बी नंबर दे रखा है उसमें बोला है कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन दे रखा है और आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। व्यास दे रखा है तो व्यास से पहले अपने त्रिज्या निकाल लेंगे, 140 का आधा करेंगे तो 70 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इसकी त्रिज्या आ जाती है। तो उसके बाद लिखना है बी नंबर में बेलन का आयतन, इसका सूत्र लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच है, ये अपने को दे रखा है 1.54, ठीक है, मीटर में दे रखा है ही। तो मीटर को जब अपने सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये गुना हो जाएगी इतने के साथ, क्योंकि एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पे मीटर क्यूब आ रहा है, यानी कि 3 बार आ रहा है, तो 3 बार का मतलब 6 जीरो में हो जाएंगी, 2 2 4 6, तो इतने से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना आयतन के अंदर चेंज हो जाता है, आयतन की जो इकाई है उसमें चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे पाई का मान 22/7, आर का मान है 70 × 70 और एच अपने को ज्ञात करना है। ये पॉइंट अगर हटाएं तो बटे में 100 आएगा, ये 2 जीरो में से ये 2 जीरो में कट जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे 7 के पहाड़े से काटें तो 10 7 70 ये कट जाएंगे,
अब 22 को 7 से गुणा करें, इस 22 को 7 के साथ गुणा करें तो ये अपना हो जाएगा 22 7 154, यानी कि इस तरफ तो अपना बनेगा 154 और ये बची हुई हैं 4 जीर में, और बराबर में इधर गुणा करें 22 को 70 से 70 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 7 154, और 1 जीरो ये 10 वाली है वो आ जाएगी, और गुणा में h। अब ये h का मान निकालना है तो ये जो 54 वाला गुणा में है ये इसके चला जाएगा भाग में चला जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 जीरो में ये कट जाएंगी, इससे ये कट देंगे तो ये कट जाएगा 100 तक। तो h का मान अपने पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि h बराबर 100 मीटर, ठीक है 100 सेंटीमीटर या फिर इसको 1 मीटर, h बराबर 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके बाद 23वें प्रश्न के अंदर व्यंजकों के गुणनखंड करने किन्हीं दो के करने हैं, 4 अपने को दे रखे हैं, चारों में से किन्हीं दो के अपने को गुणनखंड करने, इसके फैक्टर अपने को करने हैं। पहला दे रखा है 4p² माइनस 9q², तो 4p को अपन लिख सकते हैं 2p की स्क्वायर ऐसे, और 9 को लिख सकते हैं 3q की स्क्वायर, और यहाँ से सरसमी का जो लगेगी वो सरसमी का अपने लिख देंगे a² माइनस b², एक a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको लिखा जाएगा 2p प्लस 3q, एक बार प्लस में और एक बार इसको लिख देंगे माइनस में, ठीक है। ये पहला जो है उसका गुणनखंड अपने इस तरीके से कर देंगे। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट दे रखा है, दूसरे पॉइंट के अंदर अपने को x² प्लस 8x फिर प्लस xy और प्लस में 8y, अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालें तो इसमें x कॉमन आएगा, x प्लस 8 बचता है, और इसमें y कॉमन आ जाएगा तो इसमें भी x प्लस 8 आता है। x प्लस 8 और x प्लस 8 को फिर कॉमन लिख देंगे और जो बच गया x प्लस वाई वो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दूसरे सवाल के अपने गुणनखंड कर देंगे। अगर अपने तीसरे पॉइंट के गुणनखंड करना चाहते हैं कि x² प्लस में 6x और प्लस में 8, तो यहाँ पे 6 के 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर 8 आए, तो 4x प्लस 2x प्लस 8 ही आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकालना है और इसमें से कॉमन निकाल देते हैं। ये कॉमन निकाल देंगे, कॉमन निकालने के बाद फिर वापस x प्लस 4 दोनों में कॉमन है और बाहर x प्लस 2, ये इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड अपने इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही चौथे के अंदर भी a² माइनस b², एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रख के इसको सॉल्व कर देंगे। 24वें प्रश्न के अंदर अपने को रचना करनी है, एक चतुर्भुज बनाना है। इसमें लिखा है सबसे पहले अपने को अगर ऊपर वाला देखें तो चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, जहाँ AB तो है 5 सेंटीमीटर, तो एक इस तरीके से अपने 5 सेंटीमीटर का AB खींच लेंगे। उसके बाद फिर बिंदु B के ऊपर 105 डिग्री का चांदे की सतह से कोण बनाना है, ठीक है। एक 105 डिग्री का बिंदु B के ऊपर, और A बिंदु पे बनाना है अपने को 90 डिग्री का। यहाँ पे 90 डिग्री का आ जाएगा बिंदु A पर और B पर 105 का, और आगे से ने बोला है कि BC है वो 4.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे प्रकार की नोक रखते हुए 4.5 सेंटीमीटर का अपने चाप काटेंगे। चाप काटने पर जो ये बिंदु आएगा अपना C बिंदु आ जाएगा, और AD है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि A बिंदु पे रख के और 6 सेंटीमीटर का अपने चाप काटेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना D बिंदु आ जाएगा, और इन दोनों को इस तरीके से मिला देंगे तो अपना क्या बन जाएगा एक चतुर्भुज ABCD की रचना हो जाएगी। इसी प्रकार से आप इसका अथवा वाला भी कर सकते हैं। फिर 25वें के अंदर है एक उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए अपने को आलेख बनाना है, एक ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो ग्राफ इसमें यहाँ पे जमा धन के रूप में दे रखा है और साधारण ब्याज दे रखा है, तो इस तरीके से आप एक ग्राफ के ऊपर इस तरीके से खींचना है।
यहाँ पे जैसे अपने जमा धन आ जाएगा, यहाँ पे जैसे 0 लिख दिया, उसके बाद फिर अपने चाहें तो यहाँ पे 500 का अंतर दे के लिख सकते हो। ठीक है, 500, 1000, फिर 1500, फिर 2000, या फिर आप 500 का अंतर नहीं देना चाहते, आप 1000 का अंतर देके, जैसे यहाँ पे 1000, फिर 2000, 3000, फिर 4000, इस तरीके से 5000। और नीचे जो ब्याज है तो ब्याज में आप यहाँ पे 20-20 का अंतर 20, फिर 40, 60, 80, उसके बाद फिर 100 आ जाएगा, फिर 120 आ जाएगा। 20-20 का अंतर दे के कर लो। अगर 20 का अंतर नहीं दे के करना चाहते तो आप 40 का या 60-60 का अंतर दे के यहाँ पे अपनी सुविधा के अनुसार कितने का भी अंतर दे के इसको ग्राफ को बना सकते हैं। इस तरीके से नीचे अपने ग्राफ दे रखे, इस ग्राफ के ऊपर आप इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये था अपना कक्षा 8 विषय गणित का पूरा मॉडल पेपर जिसको आपने सॉल्व किया। अगर आपको सवाल सभी समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और आगे शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना न भूलें। जो भी आपके सहपाठी हैं कक्षा 8 के अंदर पढ़ रहे हैं उन तक ज़रूर वीडियो को पहुँचाएँ। धन्यवाद, शुभ दिन।